जी, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें हम अपने वेदों के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में मुझे याद है कि हम अथर्ववेद के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिया था। जैसे अथर्ववेद हमारा सबसे नया वेद है, इसमें 20 अध्याय हैं, 731 टाइम्स हैं और भूत, प्रेत, जादू टोना से संबंधित इसमें मंत्र हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। हाँ, एक और ज़रूरी, वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और चल जाते हैं PYQ और मॉक लगाने। पता चलता है उनका हालत ख़राब हो गया और फिर कहते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हिस्ट्री हार्ड है, समझ में आता नहीं है। टीचर कोई उल्टा बोल देता है कि टीचर ही ख़राब पढ़ा रहा है। अरे भाई, आधा अधूरा ज्ञान के कारण ही तो महाभारत में महान वीरता अभिमन्यु मारा गया। चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान था तब तो वो मारा गया। तो आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है, पूरा जाने तो भी फायदा करेगा। अथर्ववेद ये हमारा सबसे नया वेद है, ये मैंने बताया है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में हमें 2 महाजनपद के बारे में बताया हुआ है, एक अंग, दूसरा मगध। जब हम 600 BC तक पहुँचेंगे, 600 ईसा पूर्व में पहुँचेंगे, तब वहाँ हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। उसी 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद है, एक अंग और दूसरा मगध। तो इस 2 महाजनपद का जो उल्लेख है ये हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो पहला पॉइंट है टॉकिंग अबाउट नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, मतलब अथर्ववेद में, हाँ, अबाउट अंग एंड मगध। मगध का तो आपने नाम सुना होगा। आज जो भारत का बिहार है, बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, ये सब पहले मिलाकर मगध कहलाया करता था। अब तो झारखंड के साथ साथ उड़ीसा को भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा मगध हुआ करता था पहले। एक और महाजनपद होता है जिसे आप कुरु महाजनपद के नाम से जानते हैं। आप महाभारत में आपने कुरु का नाम सुना होगा। कुरु जगह कुरु है, इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है। ये महाजनपद नहीं है, कुरु महाजनपद है। तो कुरु का ही इस वैदिक काल में शासक हुआ करता था परीक्षित। कुरु का शासक कौन हुआ करता था? कुरु का शासक हुआ करता था परीक्षित। जी, परीक्षित। अब जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ वो UPSC और स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। जी, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ काशी। काशी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है या किस वेद में मिलता है? तो याद रखेंगे, अथर्ववेद में हमें काशी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ काशी फाउंड इन मोस्ट न्यूएस्ट वेद, जिसे आप अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो काशी का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में ही किया गया था। ठीक है,
काशी का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और प्रजापति के 2 पुत्री हुआ करती थी जिसे सभा और समिति के नाम से हम जानते हैं और उसी सभा और समिति के बारे में अथर्ववेद में बताया हुआ है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजापति के 2 पुत्री जिसे आप सभा और दूसरा है आपका समिति, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में अथर्ववेद में बताया हुआ है। तो मेरे लालियों, ये है पूरे के पूरे अथर्ववेद के बारे में। और यहाँ चारों के चारों वेद होता है आपका समाप्त। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी वेदों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जिसमें हम आर्यंक के बारे में जानेंगे, या आर्यंक कोई कहीं कहीं अर्नायक लिखा रहता है, जो भी हो, आर्यंक के बारे में जानते हैं। तो अगला हेडिंग है आपका आर्यंक हो या कहीं कहीं अर्नायक भी लिखा होता है, हम दोनों बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आरण्य या अर्नायक, इसका क्या मतलब होता है? आरण्य या अर्नायक का मतलब होता है कि वो ग्रंथ जिसका निर्माण जंगलों में हुआ, ठीक है, उसे आरण्य या आर्यंक कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आरण्य का मतलब ही होता है वन, आरण्य का मतलब ही होता है वन यानी कि जंगल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? आरण्य का क्या डेफिनेशन बनेगा? द टेक्स्ट which were evolved in forest called आरण्य, ठीक है मेरे भाई। वो ग्रंथ जिसका निर्माण वनों में हुआ, जंगल में हुआ, उसे आरण्य कहते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि आरण्य का मतलब ही होता है वन, क्या मेरे भाई? वन, ठीक है। और अगर हम आरण्य की बात करें तो अभी तक प्रेजेंट इंडिया में हमारे पास 7 आरण्य है और उसी 7 आरण्य के बारे में मैं अभी लिखूंगा। फटाफट इसको जल्दी से नोट करें। जी, सबसे पहला है हमारा सबसे पहला आरण्य है ऐतरेय, दूसरा तैतिरी। पहला है हमारा ऐतरेय, दूसरा तैतिरी और तीसरा है मध्यंदीन। तीसरा है हमारा मध्यंदीन, चौथा है हमारा संखायन। तीसरा है मध्यंदीन, चौथा संखायन और पांचवा की बात करें तो पांचवा है हमारा तलवतार। ये सभी के सभी आर्यंक हैं। छठा की बात करें तो ये है हमारा मैत्रायणी।
जी मैत्रायणी आपका छठा और आपका आखिरी अर्यंक है वृद्धारण्यक। वृद्धारण्यक वृद्धारण्यक। तो ये है आपके 7 आर्यन्य, ठीक है। ऐत्रेय, तैत्तिरी, मध्यंदीन, संखायन, मैत्रायणी, तलौतार और वृद्धारण्यक। तो ये है पूरे के पूरे आरण्य के बारे में, जिसमें मैंने आपको 7 तरह के आरण्य है वो सातों के सातों बता दिया। अब हम आगे उपनिषद के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग लगाए उपनिषद। उपनिषद जी उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना उपनिषद कहलाता है। कहने का मतलब अटेनिंग नॉलेज बाय सिटिंग नियर टू द ऑन क्या बोलते हैं ऑन टीचर, सच टाइप ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड उपनिषद। अब देखिए उपनिषद का में रूट वर्ड की बात करें, उप का मतलब होता है और निषद का मतलब इसमें रूट वर्ड है। अगर हम उप की बात करें तो उप का मतलब होता है निकट, ठीक है। और निषद की बात करें तो निषद का मतलब हो जाता है बैठना, मतलब निकट बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, नॉलेज अटेन करना ही उपनिषद कहलाता है, गुरु के समीप बैठकर, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये तो थोड़ा मन से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अटेनिंग नॉलेज बाय सिटिंग नियर टू, गुरु को क्या कह सकते हैं टीचर जी। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। जो वैदिक काल की बात हो रही है, वैदिक काल में ऐसा कहा जाता है। जी तो हम जानते हैं कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक पीरियड चला है, और 1500 BC से लेकर 1000 BC तक में हमारा ऋग्वेद का निर्माण हुआ है, उसे ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं। तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक में जो भी विद्यार्थी हुआ करते थे वो ऋग्वेद के ज्ञान लिया करते थे, मतलब ऋग्वेद में क्या है, इसे क्या कहा जाता है, मंत्र क्या है, ये सारी चीज़ें का ज्ञान लिया करते थे उस समय के विद्यार्थी, ठीक है। अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद को भारतीय दर्शन के स्रोत या भारतीय दर्शन के जनक माना जाता है। याद रखेंगे उपनिषद को ही क्या कहा जाता है, कॉल्ड एज भारतीय दर्शन के स्रोत, भारतीय दर्शन के स्रोत या जनक माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरण्य का संख्या 7 है ना, ऊपर की तरफ ऐत्रेय, तैत्तिरी ये सब। तो वैसे ही उपनिषद की संख्या 108 है, और 108 उपनिषद में से 12 उपनिषद को मान्यता मिल गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 108 उपनिषद है, जिसमें से 12 आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि मान्यता मिल गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बाकी है वो हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।